हेलो एवरीवन। मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज यूपीएससी सी सेट 2022 जो अभी 5 जून को एग्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको हम दो पार्ट में लेकर आएंगे। फर्स्ट पार्ट होगा मैथमेटिक्स की, जितने भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही गर्व की बात है, ये प्राउड मूवमेंट है श्रद्धा शुक्ला के लिए और पाथ आईएएस एकेडमी और पूरी टीम के लिए, जो हम लोगों के यहाँ से रैंक 45 मिला। और ये जो बच्ची है, ये अब छत्तीसगढ़ वालों को जानकर बहुत खुशी होगी। ये कहीं तैयारी करने नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ से और हमारे पाथ आईएएस एकेडमी से तैयारी की। और खुद का मेहनत और बाकी टीम का मेहनत का ये नतीजा है कि रिजल्ट आपके पास है। आप भी कर सकते हो। हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट आप होंगे। ये रही हमारी श्रद्धा शुक्ला। कहते हैं ना कि टीचर अपने स्टूडेंट में जीवित रहते हैं, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और टीचर का कह सकते हैं कि यही असली कमाई है जब आप लोग रिजल्ट लेकर आते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने जो पेपर लिया है वो सेट ए है, यूपीएससी सी सेट, यानी जिसको जीएस 2 कहते हैं। सेट ए के क्वेश्चन को आप एज इट इज मैच कर सकते हैं। हमने स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन का कि जो क्वेश्चन नंबर 4 पहला क्वेश्चन मैथ से था, तो हमने उसी को लिया है। और ये देखिए जो पैटर्न यहाँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज होगा, यही एज इट इज पैटर्न, थोड़ा सा डेटा चेंज के साथ मैंने क्लास में पढ़ाया था। इसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम अंकित सर क्लास, जो पाथ आईएएस एकेडमी में मैं पढ़ाता हूँ। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए, तो पता चला कि 18 टू 19 क्वेश्चन वो मेरे जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं, सेम मेथड, सेम पैटर्न और ऑलमोस्ट सेम स्टोरी और सेम क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी 90% मैच। ओके, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है तैयारी करने वालों की कि भाई 18 क्वेश्चन तो हमने ही दे दिया। ठीक है, तो चलो बाकी रीजनिंग में भी देखें कितने क्वेश्चन कहाँ से आए। इसका लॉजिक क्या था, तो लॉजिक देखते ही आपको याद आ जाएगा, जो बच्चे मेरे क्लास में थे, कि हाँ सर ने पढ़ाया था, ये आप जरूर कह बैठोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। अब ये कहोगे कि रीजनिंग है कि मैथ, तो ये नंबर सीरीज है। इसको आप रीजनिंग भी कह सकते हो, मैथ्स भी कह सकते हो, बट मैथमेटिकल टर्म था इसलिए मैं मैथ्स में लेकर आ गया कि 20 10 10 ऐसे। तो इसका क्या होगा, हाफ ऑफ 20, हाफ ऑफ 20 इज 10। अगेन 10 इंटू 1, हाफ का डबल क्या होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10। फिर हाफ, फिर इसमें 1.5 से करो या फिर 3/2 से करो। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। अब फिर इसमें ये क्या है, 1 हाफ 1, 1.5 या फिर इसको आधा, एक, डेढ़ भी कहते हैं। फिर 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 30, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 225 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन इस बार का सी सेट का है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो, इतना लेंथी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने कई सारे कलर्स का यूज किया है ताकि कहाँ कहाँ से लाइन ब्रेक है इसको हम पहचान सकें। ओके, क्वेश्चन पढ़िए। एन आइडेंटिटी कार्ड हैज द नंबर ABCDEFG। मतलब ये 7 नंबर का आइडेंटिटी कार्ड है, इसका इतना ही यूज है, बाकी कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन का। चलिए, not necessarily in that order where each letter represent a distinct digit 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 8 9। देखो यहाँ पे 6 मिसिंग है, 6 नहीं है, ये 7 डिजिट हो गया। 3 भी नहीं है, 1 2 4 5 है। अब द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो जो भी ये नंबर बनेगा ABCDEFG, ये 9 से डिविजिबल होगा। ओके, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड, यानी नंबर ABCDEFG, A B C D E F G, ये क्या डिनोट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो नंबर होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का होगा। इस 7 डिजिट के नंबर में राइट साइड, तो आपका राइट इस बोर्ड या आपके कॉपी का राइट होता है और आपका लेफ्ट बोर्ड या कॉपी का लेफ्ट होता है। तो राइट, लेट्स समझ गए। तो राइट साइड से आफ्टर डिलीटिंग
फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड, यानी इस नंबर को अगर हम डिलीट कर देते हैं, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कि जो भी नंबर बचेगा ये 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होगा कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी भी आपकी 6 की डिविजिबिलिटी मिलेगी। यानी 2 और 3 से डिविजिबल, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होना मस्ट है। 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 इज, देन द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, बट 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2। तो अब यूनिट प्लेस यानी यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इवन नंबर 2 4 और 8 तीन है। तो यहाँ पर 2 4 और 8 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया ना हमारा। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है। अब 2 डिजिट मतलब यहां से यहां तक को डिलीट करने के बाद द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, कि जो नंबर बचेगा ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या जानते हैं, कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5, कि यूनिट डिजिट पर 5 हो या 0 हो। तो 0 तो लेना नहीं, तो 5 यानी फिक्स हो गया कि यहाँ पर 5 है, यानी 5 तो गया, कि 5 का अब हम यूज नहीं कर सकते, 5 का काम हो गया। यहाँ पर अगर 5 है तो अब क्या करना है, चलो देखते हैं। आफ्टर, ये भी हो गया, ग्रीन वाला हो गया। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, 3 डिजिट डिलीट कीजिए राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, तो भाई कैसे डिविजिबल होगा 2 डिजिट, तो यहाँ और यहाँ का हमें देखना पड़ेगा। बट इवन यूनिट डिजिट पर तो इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यूनिट डिजिट पर इवन यानी 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्या क्या है हमारे पास, 2 4 और 8 है। तो यहाँ पर भी 2 4 और 8 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा अगर 4 डिजिट को आपने डिलीट किया तो, कि जो भी रिजल्ट यहां से यहां तक का नंबर वो 3 से डिविजिबल हो। यानी 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, यानी इसके पहले के जितने भी डिजिट होंगे। तो क्या क्या हमारे पास है, तो देखो इस सबका सम 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 5 ले नहीं सकते, 2 4 8 हम 2 बार ले लिए हैं, तो यहाँ पर भी लेने के चांसेस है। बट हमारे पास अगर ऑड नंबर को लेते हैं तो 1 7 बचता है, 1 और 7। तो मे बी ऑड नंबर को रखते हैं और आगे देखेंगे, अभी इसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि 1 और 7 में से कुछ होगा। हम 2 4 8 में 9 में से भी हो सकता है, बट आगे चलते। After deleting 5 digits from the right of original number, the resulting number is divisible by 2। ये 5th डिजिट को भी हमने डिलीट किया, जो बचा ये 2 से डिविजिबल होगा। Which of the following is a possible value of sum of the middle 3 digits? तो पहले तो 2 से डिविजिबल करके फिर से हमको चाहिए यूनिट प्लेस पर क्या, 2 4 या 8 इवन नंबर। तो देखो 2 4 8 यहाँ होना मस्ट है, 2 4 8 यहाँ होना मस्ट है, 2 4 8 यहाँ होना मस्ट है। अगर यहाँ 2 हो गया तो यहाँ 4 तो यहाँ 8, या फिर यहाँ 4 तो यहाँ 2 तो यहाँ 8, यानी 2 4 8 का भी काम हो गया। इनको अपना प्लेस मिल गया, 5 का प्लेस मिल गया था, तो बचा क्या 1 7 और 9। ठीक है, तो 1 7 और टोटल जब 9 से डिविजिबल है तो 9 की भी डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो 3 की होती है, सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो खैर हम 9 को भी यहाँ चलो चाहो तो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। यहाँ पर 1 और 7 हो सकता है। अब कुछ भी हो कि 1 7 9 3 ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पर 9 हो जाए, या कुछ भी कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक मिल गया। हमें चाहिए क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट, सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। कि हमें नंबर का आइडिया मिल चुका है, अब मिडिल 3 डिजिट कौन कौन है, ये है। तो इसका सम क्या क्या पॉसिबल है, तो एक इसमें से फिक्स है कि यहाँ पर 5 होगा।
तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि 5 प्लस, अगर यहाँ से 8 लेते हो तो यहाँ से भी कुछ लेना पड़ेगा, तो यहाँ से भी कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन 8 और 5 कितना होता है 13, और 13 से भी बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करें। हमारे पास ऑप्शन क्या है 8, 9, 11 और 12, 4 ही ऑप्शन है ना, 13 से तो बड़ा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब यहाँ पर ये 8 पॉसिबल नहीं है, तो 8 तो गया, तो 8 इधर कहीं चला जाएगा, ठीक है, दोनों में से कहीं भी। यहाँ पर तो 8 नहीं होगा। फिर दूसरी बार चेक करो, यहाँ पर तो 5 फिक्स है, अब 8 होगा नहीं तो 4, 5 और 4 9, अगर यहाँ से 4 ले लिया तो यहाँ से 1 और 7 या 9 में से कुछ ले सकते हैं, तो 9 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 13, 11, 12 से बड़ा नहीं आना चाहिए, 12 या इसमें से कुछ आना चाहिए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो अगर आपने यहाँ से 4 ले लिया इसमें से, तो इधर से क्या लोगे, 7, 5, 4, 9 हो चुका है, तो आपको 1 लेना पड़ेगा, तो ये क्या मिलेगा 10। क्वेश्चन क्या पूछा, 10 भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो गया, ये भी गया हमारा। तो अब क्या लोगे, यहाँ से 5 लोगे तो यहाँ से 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 1 लिया, 7 लोगे तब तो 5, 4, 9, 7, 16 और ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से 4 भी गया तो 2 लिया, ये अब 2 लेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ से 1 लोगे तो 8 हो सकता है, तो 8 हमारे ऑप्शन में है। ओके, लेकिन और भी चेक कर लो कि 7 क्यों नहीं लिया, तो 5, 2, 7 और 7 लोगे तो 14 हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा। यानी ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1। तो जब ये तीनों चीजें फिक्स हो गई, तो अब बाकी का 1 और 7, 9 और 7 यहाँ आए या यहाँ आए, बाकी 2 तो यहाँ पर नहीं होगा, 2 यहाँ भी नहीं होगा, 4 और 8 यहाँ आए या यहाँ आए, वो बात की बात है। बस हमें इतना चाहिए था कि मिडिल डिजिट का सम इसमें से क्या होगा, तो मिडिल डिजिट का सम इसमें से 8 होगा। तो ऑप्शन के साथ इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इजी था, ठीक है, चलो आगे। अब बिल फॉर रुपीज, देखो ये क्वेश्चन भी हमने क्वाइन वाला प्रॉब्लम पढ़ा है, बट इसको डेटा सफिशियंसी में दे दिया, तो डेटा सफिशियंसी में कुछ भी बोले, और यहाँ क्वाइन नहीं नोट दे दिया कि भाई 50 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है, भाई 50 पैसा हो, 20 पैसा हो या 10 पैसा हो, कॉन्सेप्ट तो वही है। और टोटल वैल्यू कितना है 1840, पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ इतना 50 नोट्स इन ऑल आर यूज, कि 50 नोट यूज करने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कितना रुपया है और 50 नोट्स है, 50 करेंसी है, नोट है। पहला ऑप्शन, हमें आंसर नहीं फाइंड करना है, हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। 25 नोट्स ऑफ ₹50 आर यूज, ठीक है भाई, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50 रुपए के 25 नोट, यानी 25 पंजे 125, 1250 नोट्स, 1250 रुपीज यहाँ यूज हो गए हुए होंगे। फिर एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10, ये 25 नोट तो हमने यूज कर लिया। अब 25 में से 50 में से 25 घटा दो, बचा 25। अब 25 में से मान लो 20 रुपए वाला नोट हमने 2500 यूज कर लिया, ठीक है, यही बचता है ना, तो 20 रुपया वाला आपने 25 यूज किया, तो 25 दूना 50, 500 हुआ। अब तो 10 रुपए वाले के लिए नोट ही नहीं बचा है, तो 12 और 5 1785 हुआ। हमने 50 का 50 नोट यूज किया, वही बड़ा बड़ा वाला, फिर भी 1840 को टच नहीं किया, यानी ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 देखो, 35 रुपए वाले 20 नोट, तो 35 गुना 70, वैल्यू देगा 7, तो 35 नोट 20 रुपए वाले, तो 35 नोट घटा दो, ये 50 नोट था, 50 माइनस 35 कितना बचा 15 नोट। अब 15 नोट 50 रुपए और 10 रुपए में, चलो 50 रुपए वाला ही नोट ले लेते हैं, 15 कितना होगा, 50 इंटू 15 750, फिर दोनों मिला के 1450 होता है, 1840 को टच नहीं किया, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन दिया कि भाई 20 नोट्स ऑफ ₹10, ये कितना हो जाएगा 200 वैल्यू देगा, आर यूज एंड द 50 एंड 20, 20 नोट यूज हो गया, 30 बचा, तो 30 50 रुपए वाला कर लेते हैं, तो पास दिया 1500 रुपए, 1500 और 21700 ही हुआ। अब बोलोगे 20 रुपए वाला नहीं, तो भाई कहाँ से यूज करेंगे, 50 है और ये 20 यूज कर चुका है, तो 30 ही बचेगा ना, तो 50 एंड 30 इज 1500। क्लियर।
यानी तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। तो क्या पूछा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? तो 1, 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर अमॉन्ग्स्ट 2 to the power 40, 21 and 18 and 18, 12 is smallest? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्लास में सर्च एंड इंडेक्सेस में इस चीज को हमने डिस्कस किया था, और ये 8 to the power 12। अब सबसे पहले तो हम बेस सेम या बेस इक्वल या बेस नियरेस्ट करने की कोशिश करें कि बेस नियरेस्ट कैसे करेंगे। तो सबको 2 के टर्म में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। 2 to the power 40, 3 to the power 21 and 2 to the power 2 to the power 18 and 2 to the power 3 to the power 12 क्या वैल्यू देगा? 2 to the power 40, 3 to the power 21 and 2 to the power 18 to the 36 and 2 to the power 36 दोनों इक्वल हो गया ये, और ये बड़ा हो गया, यानी इन दोनों से ये बड़ा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा गया 3 to the power 21 एंड 2 to the power 36, दोनों में से कोई एक ले लेंगे। अब इसमें से हमें बड़ा और छोटा सर्च करना है। तो 3 to the power 21 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 to the power 3, ओके, और 7 3 से 21, 7 इतना, और 2 to the power 5, 36 है ना। तो 36 को हम कर सकते हैं 5 into 7 plus 1, 2 to the power 5 into 7, 35 हो गया, into 2 का पावर है ना, सही है। तो देखो यहाँ से मिला 27 to the power 7 और यहाँ से मिल गया 32 to the power 7 into 2 to the power 1। तो अब देखो इसका बेस 27, इसका बेस 32, पावर सेम है तो वैसे ही ये बड़ा हो गया, और भी इसको 2 से एक बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 27 to the power 7 क्या हो गया, छोटी वैल्यू हो गई, जिसको हम 3 to the power 21 कहते थे, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रो, ओके, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स हैं। इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट, अरेंज इन 3 रो, और ईच रो कंटेन 3 डिजिट, कंटेन्स 1 2 3 1 2 3 1 2, यही रो बनने वाला है। एंड द नंबर फॉर्म इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म इन द फर्स्ट। इसकी वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग? अगर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है, तो इसकी वैल्यू इसकी दुगनी होगी। और फिर एंड द नंबर फॉर्म इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म इन द फर्स्ट रो। ये थर्ड वाला फर्स्ट का कितना होगा, 3 टाइम होगा। इसका मतलब कि जो फर्स्ट रो की वैल्यू होगी ये मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी इसमें बड़े बड़े डिजिट्स होंगे और इसमें छोटे छोटे डिजिट्स होंगे। क्लियर? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ओके, इफ ओनली 3 of the 4 digit 2379 2379 are used in the first row. How many such combination are possible to be arranged in the 3 rows? तो ये ऐसा इतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन जरूर आपको बड़ा दिया है, लेकिन सॉल्यूशन काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कर दिया कि इसमें से ये 4 है, 2 3 7 9 में से आपको कोई 3 ही लेना है। तो आप ही बताओ कि इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये तो तय हो गया कि ये स्मॉल मिनिमम नंबर, छोटे छोटे नंबर लेने हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 237, 237 ही यहाँ पे आ सकता है ना, बोलो यस। तो 237 यहाँ पर आएगा, या फिर 239 भी हो सकता है। तो अब यहाँ से अब बाकी सारे में जो भी आएगा, इस रेस जैसे इसमें से 2 हट जाएगा, फिर 3 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 9 हट जाएगा, बाकी उसी से बनाना है। तो एक बार 237 का डबल और 237 का ट्रिपल, या फिर 239 का डबल और 237 का ट्रिपल, यही 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक बार हम वैल्यू 7 रख ले, एक बार वैल्यू 9 रख ले।
बाकी कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनेगी, तो आराम से आप ऑप्शन सी यानी टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स कह सकते। इस बार सी सेट में इस वाले में ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी से पूछने की कोशिश किया है, जिसमें प्रोबेबिलिटी का रूल नहीं लगता, बस कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 15 पर, यहाँ पे सीधे मैथ था, उसके पहले मैथ के क्वेश्चन नहीं थे। चलो, एक्स एंड वाई ऑन अ 3 किलोमीटर रेस along a circular course of length 300 meters। ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये कितने का है, इसका सरकमफेरेंस कितने का होगा, 300 मीटर का। लेकिन रेस कितने का है, रेस है 3 किलोमीटर। ये 300 मीटर का सरकमफेरेंस है, 3 किलोमीटर का रेस है, कितना चक्कर में खत्म हो जाएगा, तो पहले यही निकाल। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर डिवाइडेड बाई 300 मीटर, दैट मीन्स, यानी ये तो हमें पता चल गया कि 10 राउंड का रेस होगा। ओके, अब कुछ भी अब आगे चलते हैं। इफ दे स्टार्ट्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर, द स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पास। ओके, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ दे स्टार्ट्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, कुछ मिसिंग है, सर्कुलर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:2, कुछ भी मिसिंग है। यहाँ पर दिया है 3:2 कि इनकी स्पीड का रेशियो, और दो है एक्स और वाई, ये एक्स है और एक वाई है। इसका अगर 3 है तो इसका स्पीड 2। ठीक है, ये किस चीज का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो, यानी इसकी एक्स की स्पीड ज्यादा है, वाई की स्पीड कम है। तो वाई को 10 राउंड लेने में जितना समय लगेगा, क्या उतना ही समय में, सॉरी, जेड एक्स को 10 राउंड लेने में जितना समय लगेगा, क्या उतना ही समय में वाई 10 राउंड ले सकता है, कभी नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो वाई एक राउंड लेगा, मान लो ये यहाँ, सॉरी, एक्स एक राउंड लेगा, ऐसे चलते चलते यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया और पूरा एक चक्कर लेके यहाँ आ गया, तब तक आपको पता चलेगा कि वाई स्टार्ट करके इधर ही गई। ओके, फिर ये एक्स अब यहां से आगे चलेगा और फिर एक चक्कर लेकर ऐसे आएगा यहाँ तक, इधर से, तब तक ये भी आगे मूव करके यहाँ पर आया होगा, और फिर ये ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर आ जाएगा, और तब तक फिर ये आगे निकल। ओके, फिर यही राउंड शुरू होगा, तब जाके मिलेगा। ओके, तो इसका कितना राउंड हो गया, 2 राउंड, और ये अभी एक ही राउंड है, दूसरे राउंड में फंसा हुआ है। फिर यहाँ से थर्ड राउंड के लिए निकल जाएगा। अब देखो, अब ये इधर कहीं भी होगा ना, तो एक बार इसको टच कर ले और फिर ये आ जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि 3:2 का आप मतलब समझो कि स्पीड का रेशियो दिया है एक्स और वाई का 3:2, तो टाइमिंग का रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो टाइम सेम रखना है कि जितने टाइम में एक्स 3 राउंड ले लेगा, उतने ही टाइम में वाई 2 राउंड लेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे ये कब मिलेंगे, तो तीन तीन राउंड में एक बार मिल पाएंगे, क्योंकि वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां से इस चीज को मैं लिख के दिखा रहा हूं। वंस इन एवरी 3 राउंड। ठीक है, ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्पीड 3 और 2 का रेशियो है, ये 3 राउंड लेगा, तब तक वाई 2 राउंड लेगा, और इस बीच में एक बार इनका मीटिंग होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन 3 राउंड they meet 1 time,
then in one round then meet 1/3 times, then in 10 राउंड। टोटल कितना राउंड था? 10 राउंड। तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा तेजी से घूमेगा इस पर। तो 10 राउंड में कितनी बार मिल जाएगा ये? 1/3 इंटू 10, यानी 3 3 is 9, 3 1/3 टाइम्स। तो 1/3 टाइम्स तो कुछ मिलना नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि टोटल 3 टाइम्स मिले। 3 राउंड में 1 बार, 6 राउंड में 2 बार और 9 राउंड में 3 बार, और 10वां राउंड में तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे ही रहेगा। अभी भी गोल गोल आके उसको पकड़ेगा ना ये, तो दूसरा 3 राउंड मिलेगा ही नहीं। तो 3 ही बार कुल मिला के मिल पाएंगे टोटल 10 राउंड में। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रीज एंड प्लेयर इज एलिमिनेटेड whenever he lost a match। okay, a player is eliminated whenever he lost a match, it is given that no match result in a tie or draw, how many matches are played in the entire tournament। कैसे आप फाइंड करोगे इसको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे देखो कि फर्स्ट टीम और सेकंड टीम में एक मैच होगा, कितना? 1 मैच। अब इस दोनों का कोई एक विनर होगा और फिर इसके साथ थर्ड टीम का मैच होगा ना, तो फिर यहां से भी एक मैच होगा। तो टोटल कितनी टीम खेली? 1 2 एंड 3। मैच कितना हुआ? मैच हुआ 2, फर्स्ट मैच और सेकेंड। ओके, कि इन टोटल 3 टीम्स प्लेड 2 मैचेस। नहीं, वैसे 4 टीम प्लेड 3 मैचेस, 4 टीम प्लेड 3 मैचेस, 5 टीम प्लेड 4 मैचेस एंड टीम प्लेड n-1। और इस क्वेश्चन में क्या है? 150 टीम है, n की जगह 150, यानी 150 - 1 यानी 149 मैचेस खेले। आंसर ऑप्शन सी। ये तो सबसे इजी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर such that each digit is odd and the number is divisible by 5। okay, how many 3-digit natural number? तो सबसे पहले, और each digit odd होना चाहिए, तो odd natural number क्या होता है? 1 3 5 7 और 9, इसी में से होने चाहिए। विदाउट रिपीटेशन, ये भी क्वेश्चन क्लास में विदाउट रिपीटेशन वाला 3 डिजिट वाला ही बताया था, याद आ रहा है? डिविजिबल बाय 5 नहीं था, सबका सम पूछा था वहां। such that each digit is odd and the number is divisible by 5। यानी जो भी नंबर बनेगा, 3 डिजिट का नंबर बनेगा एक, ये नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाय 5। ओके, तो क्या बन सकता है? 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि यूनिट डिजिट पर 5 या 0 होना चाहिए, बट इसमें ऑड नंबर रहेगा तो 0 नहीं आएगा, यानी यहाँ पर 5 फिक्स हो गया, है ना? जब यहाँ पर 5 फिक्स हो गया तो ऑड में से 5 गया, अब तो 4 ही बचा। अब इस चारों में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगी, यानी यहाँ पर क्या होगी? 4 पॉसिबिलिटी। तो अब इस चारों में से तो एक गया ना, 4 नंबर में से कोई एक जाएगा, तो अब बचेगा कितना? तो 4 - 1, 4 - 1, यानी यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी। 5 तो फिक्स हो गया यहाँ, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 × 4, यानी 12 पॉसिबल वेज। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज x एन इंटीजर। अब सबसे पहले जानना होता है कि इंटीजर क्या है। तो इंटीजर इज अ नंबर विच इज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव बट इन होल नंबर फॉर्म, नॉट इन डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म। इंटीजर उसे कहते हैं जो ऋणात्मक धनात्मक हो,
एक पूर्ण संख्या हो, लेकिन वो फ्रैक्शन और डेसिमल यानी भिन्न और दशमलव में ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट 1 है, ये भी डेटा सफिशिएंसी से खूब क्वेश्चन पूछा है इस बार, आपको डेटा सफिशिएंसी मैथ और रीजनिंग दोनों में पढ़ाया था। स्टेटमेंट 1, x अपॉन 3 इज नॉट एन इंटीजर। तो x अपॉन 3 ये इंटीजर है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो बोला है कि नॉट, है ना। तो अब x की वैल्यू मान लो यहां पर 3 हो, तो 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा, 1 तो इंटीजर है। x की वैल्यू अगर आप कह लोगे कि नहीं सर 1 रखेंगे, तो 1 अपॉन 3 ये तो इंटीजर नहीं है। आप 2 कहोगे तो 2 अपॉन 3 इंटीजर नहीं है, बट 3 4 अपॉन 3 इंटीजर नहीं है, 5 अपॉन 3 इंटीजर नहीं है, लेकिन 6 अपॉन 3 2 ये तो इंटीजर है। तो आप फिक्स नहीं कह सकते कि x अपॉन 3 इंटीजर ही है। ओके, स्टेटमेंट 2, 3x इज एन इंटीजर। 3x क्या इंटीजर है, तो यहां पर भी करो 3 और x की जगह 1 रखोगे तो इंटीजर है, x की जगह 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 इंटीजर है, लेकिन x की जगह कोई 1/2 भी तो रख सकता है ना, तो 3 इंटू 1/2 3/2 यानी 1.5 इंटीजर नहीं है। तो जरूरी नहीं है क्योंकि x का वैल्यू किसी भी तरह से नहीं मिल रहा कि ये इंटीजर हो। ये इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों को मिलाकर भी नहीं कह सकते कि ये इंटीजर है। तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन डी करेक्ट हो। क्लियर। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25%। देखो ये कई बार कई चैप्टर में इस क्वेश्चन को पढ़ाया, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, हर जगह इस चीज को बताया। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वाज 25%। भाई 25% इंक्रीज, इसका फ्रैक्शन क्या होता था, 1/4। तो आप क्या कहते थे, एक तरफ इनिशियल प्राइस और एक तरफ फाइनल प्राइस। तो इनिशियल डिनोमिनेटर प्राइस, डिनोमिनेटर होता है तो इनिशियल 4 एंड फाइनल इंक्रीज है ना, तो 4 + 1 5, तो फाइनल 5 हो जाएगा। अब फाइनल इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी होता है, अब देखेंगे कि वो क्या क्वेश्चन कह रहा है। सेकेंड क्या बोला, बाई 20%, डिक्रीज बाई 20%। अब 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, ये डिक्रीज है यानी 5 से 4 हो गया। एंड इंक्रीज बाई 10%, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, और ये इंक्रीज है मतलब 10 से बढ़ के 11 हो गया। तो 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, बचा क्या फाइनली, ये 1 1 1 1, तो ये 10 is to 11 कि 10 का वैल्यू 11 हो जाएगा, इंक्रीज होगा 1 1 इज 1% ऑफ 10, दैट इज 10% इंक्रीज। क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा 10%। और भी कई मेथड से बताया था इस क्वेश्चन को, इसको तो मैं कहूंगा कि डेटा भी मेरा है, क्वेश्चन भी मेरा है, एज इट इज क्लास। ठीक है, चलो। The letters A, B, C, D, and E are arranged in a such a way that there are exactly 2 letters between A and E. Letters कितने हैं, A, B, C, D and E, यानी 5 places है, 1 2 3 4 5। फिर बोला way that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangement are possible? तो देखो A को अगर हम यहां रखते हैं तो 1 और 2, फिर E को यहां रखना पड़ेगा, तभी तो 2 लेटर इसके बीच में आएंगे, है। और क्या हो सकता है कि अगर हम A को यहां रखते हैं तो 1 और 2, E को यहां रखना पड़ेगा। बोलो हाँ, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, इतना ही शिफ्टिंग हो सकता है। लेकिन एक चीज और इसमें है कि हम E को यहां भी रख सकते हैं, तो A को यहां रखना होगा, और E को यहां रखेंगे तो A को यहां रखना। क्लियर है। तो इसकी क्या क्या पूछा है, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि देखो ये फर्स्ट और लास्ट प्लेस तो फिक्स है, तो इसको कैसे काउंट करते हैं, इसको 1 डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3। तो यहां से मिल जाएगा फैक्टोरियल 3, और यहां से भी ये और ये तो फिक्स है, तो 1 और ये तो आपस में इंटरचेंज कर सकता है ना, तो ये क्या हो गया, ये 1 2 और इस दोनों को मिलाकर कहेंगे यानी फैक्टोरियल। कितना होता है फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 6, और ये 6 + 6 12। ये 12 पॉसिबिलिटी होती कब,
जब ए यहाँ, ई यहाँ, तो 6 पॉसिबिलिटी, ए यहाँ, ई यहाँ, तो 6 पॉसिबिलिटी। बट ये आपस में इंटरचेंज कर गया तो पॉसिबिलिटी दुगनी हो जाएगी, मतलब 12 और, तो 12 प्लस 12 यानी टोटल 24 पॉसिबिलिटीज होंगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24। ठीक है, ये भी बताया था आपको फिक्स करने वाला कि किसी का एक लेटर फिक्स हो जाए या वॉवेल एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए, ये सारी चीजें बताई गई। एज इट इज क्वेश्चन कह सकते हैं। वह ना कि 18 से 19 क्वेश्चन ये मेरे क्लास से 80 to 90% डेटा मैच के साथ। ओके, नेक्स्ट। ऑन वन साइड ऑफ अ 101 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड। हमने ऐसे क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं कराए थे, बट 50% कह सकते हो कि मैच करेगा। एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ाया था कि कितने गैप होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ाया था कि एक ट्रेन चलती है फिर रुकती है फिर चलती है फिर रुकती है ऐसे वाला, तो कितनी बार रुकेगी। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका वहां पे क्लियर था तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर रोड। ठीक है, ये 1.01 किलोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 01 इंटू 1000 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? 101 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, 0000, यानी 1010 मीटर का लंबा रास्ता है और इसमें 101 पेड़ लगाए गए हैं और वही बराबर बराबर दूरी पर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट? अब प्लांट्स लगते कैसे ये देख लो कि जैसे हमने 2 प्लांट लगाया तो गैप कितना? एक। भाई टूर्नामेंट वाला क्वेश्चन है। 3 प्लांट लगाया तो गैप 2, 4 प्लांट लगाया गैप 3, 5 प्लांट लगाया गैप 4, है ना? कि जितने भी प्लांट लगा रहे हैं उससे एक गैप कम रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? सो 101 प्लांट्स में 100 गैप्स हो। अभी भी पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन, वो 150 वाला 149 आ रहा है कि भाई ये प्लांट्स है 1 2 3 4 5, 5 प्लांट्स आपने लगाए तो ये क्या है? गैप्स है। तो इसको पी लिख लो, पी फॉर प्लांट, और ये है गैप। तो 5 प्लांट में 4 गैप, तो 100 101 प्लांट में 100 गैप। और 100 गैप के लिए आपको कितना मिला है? 110 मीटर। तो 100 गैप के लिए 110 मीटर मिला है। मतलब यही तो डिस्टेंस है ना, गैप ही को ही डिस्टेंस कह रहे हैं। तो एक गैप के लिए कितना डिस्टेंस मिलेगा? सॉरी 110 नहीं, 1010। 1010 बटा 100, तो कितने पेड़ के लिए बोला है? 5 कंसेक्यूटिव प्लांट। तो 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स में गैप कितने होंगे? तो गैप तो 4 होंगे ना, 1 2 3 4। तो 4 गैप यानी 1010 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? 10.1 इंटू 4 दैट इज 40.4 मीटर। 40.4 मीटर का जगह रहेगा। तो पहला पेड़ यहाँ, ठीक है, और उसके बाद 10.1 पर 10.1 पर एक और, फिर 10.1 पर एक और, सॉरी, फिर 10.1 पर एक और फिर 10.1 पर। तो प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4, प्लांट हो गया। तो 10 10 10 40 पॉइंट। हम क्लियर है? नेक्स्ट, A B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B. ठीक, ये A है और ये B है, ठीक है, और ये C है। तो A से B तक जाने के लिए रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, 3 रोड से A से B तक जाया जा सकता है। ओके, 4 different roads from B to C। तो B से C तक 1 2 3 4 है। यहाँ से आके फिर ये ऐसे जा सकता है, यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ये भी इसके साथ, फिर ये भी इसके साथ, मतलब सब में से कोई भी इसके साथ जा सकता है, ठीक। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो ये 4 और 3, ये 3 वेज और ये 4 वेज। तो ये तीनों में से प्रत्येक 4-4 तरीके से जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ जब इनको जाना होगा तो ये भी 4 तरीके से, ये भी 4 तरीके से, ये भी 4 तरीके से, टोटल 12। या फिर ऐसे भी करते हैं 4 3 12, 12 वेज। अभी और भी इंफॉर्मेशन, एंड 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू सी, कि ए से सी तक जाने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं, कि इस रास्ते से, इस रास्ते से और इस रास्ते से डायरेक्ट पहुंच। तो 12 तरीका यहाँ से और 3 तरीका 3 वेज यहाँ से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 यानी 15 वेज। 15 तरीके से ये कुल जा सकता। ओके, आगे देखिए, इसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए को पहले पिक करते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 76 पहले ए के पास है, हमने मान लिया। तो ये इसका आधा, आधा कितना होता है? 2 3 जा 6 एंड 8, 38 प्लस 2 यानी 40 कॉइन्स इसने बी को दे दिया। अब फिर बी क्या करेगा? बी इस 40 का आधा कितना होता है? 20 और इससे 2 ज्यादा 22 किसको दे देगा? सी को। फिर सी क्या करेगा? तो सी के पास 22 है, 22 का आधा 11, 11 प्लस 2 13 इसको दे देगा डी को। डी के पास कितना आ गया? 13। पूछा है ना, डी हैज द नंबर ऑफ पॉइंट डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हमें क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10। यानी इसका मतलब है कि डी के पास 10 सिक्के थे, ठीक। तो 10 सिक्के तो नहीं हुए, यानी ऑप्शन ए फेल हो गया। 13 सिक्के हैं, मतलब 3 और कम चाहिए, दोनों का सम। तो सबसे बड़े वाले से नहीं हुआ तो सबसे छोटे वाले को करके देख लो। सबसे छोटा वाला क्या है? ऑप्शन डी, यानी 52, कि ए के पास 52 कॉइन्स हैं, तो ए इसका आधा, ए अपने कॉइन का हाफ इसको देगा। हाफ कितना होता है? तो 26 प्लस 2 यानी 28 कॉइन्स दे देगा ये बी को। फिर बी के पास है 28, तो बी 28 का आधा यानी 14 प्लस 2 से ज्यादा कितना हो गया? 16। 16 कॉइन किसको दे देगा? सी को। और सी 16 का आधा यानी 8 प्लस 2 कॉइन यानी 10 दे देगा डी को। देखो 10 मिल गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकियों को भी कर सकते थे। मैक्सिमम कितना करना पड़ेगा? अगर आप 1 बाई 1 करते हैं तो 3 टाइम करना पड़ेगा, तो एक फेल हो जाएगा तो चौथा आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी करोगे, ये 68 का आधा करके देख लो, ये 68 का हाफ 2 3 34 प्लस 2 36, 36 का हाफ 18 प्लस 2 20, ठीक है। 20 का हाफ 10 प्लस 2 12, जो कि गलत है। फिर 60 को करोगे तो 60 का हाफ 30 प्लस 2 32 का हाफ, 32 का हाफ 16, 16 फिर 16 का, सॉरी 16 प्लस 2 18, 18 का हाफ 9 प्लस 2 11। तो 11 भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर नहीं है, 12 भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो बचा क्या? तो इतना आपको ऑप्शन के थ्रू चेक करके निकलना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप ऊपर जाओ, जब ये आप समझ गए ये 10 है तो 10 कैसे आया होगा? पहले 8 होगा, फिर घट के आया होगा, ऐसे ऐसे आप ऊपर चलते चले। नेक्स्ट, 3 person A, B and C are standing in a queue, not necessary in the same order. There are 4 person between A and B. ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रैंक, ये तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आ गया तो देख लेते, ठीक है। 3 person A, B and C are standing in a queue, not necessarily in the same order. There are 4 persons between A and B. ये A है, ये B है, इसके बीच में 4 लोग, कि B ये भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है।
7% between B and C. If there are 11% ahead of C, 13 behind of A, what could be the minimum number of persons? ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मिनिमम नंबर। मिनिमम में क्या होता है, इसमें रैंकिंग में दो केस था कि एक था ओवरलैपिंग का केस और एक था मिसिंग का केस। तो मिसिंग के केस में बीच में स्पेस छोड़ोगे तो मैक्सिमम नंबर मिलेगा, ओवरलैप कराओगे तो मिनिमम नंबर। ठीक है, यानी ओवरलैपिंग का केस है। अब इंफॉर्मेशन लेते हैं। 4% हो गया, यहां तक तो हो गया। 7% बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में 7% आप इधर रख सकते हो। चलो सारी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। या फिर क्या हो सकता है, ए 1 2 3 4 और यहाँ पर बी है, तो सी को इधर रख दो। नहीं, इस सी को हमने इधर रख दिया और इसमें कितने होने चाहिए, 7। 1 2 3 4, ए को भी शामिल करेंगे, 5 6 7 हो गया ना। देखो यहाँ पे ए से सी तक ज्यादा नंबर हो जाता है, यहाँ से कम, कम से कम रखना है, मिनिमम बोला है। इफ देयर आर 11% अहेड ऑफ सी। अब सी से आगे तो इधर भी 11% को रख सकते थे हम, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो सी से आगे इधर रखते हैं। सी से आगे कितने हैं, 11। तो 11 के लिए हम रखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने हो गए, 11%। ठीक है, अहेड ऑफ सी। सी के आगे कुल 11 लोग खड़े हैं। फिर बोला 13 बिहाइंड ए के पीछे। अब ए के आगे 13 इधर रख सकते हो और ए के पीछे 13 इधर भी रख सकते हो। तो बिहाइंड बोल दिया, बिहाइंड मतलब पीछे है। अगर आगे इसको रखोगे तो इसको बिहाइंड यानी पीछे रखना पड़ेगा। कितना, 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये 13वां पर्सन है, ये ए से पीछे है। तो टोटल देखो कि इसमें क्या हुआ कि ये ओवरलैप हो जा रहा है। तो आप ऐसा करो कि यहां से काउंट करते हैं, यहां से कि इसके आगे यहां तक कितने लोग हैं, टोटल 11%। और इसके ऊपर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि दो तो ओवरलैप हो गया ना, यानी इधर भी इंक्लूड दिस 11। तो 11 प्लस 11 टोटल 22। और देखो ऑप्शन है मिनिमम 22 ही, 22 हमारा आंसर। ठीक है, कोई मैंने इसमें ट्रिक नहीं बताया, लॉजिकल अप्रोच से याद है ना कि बी लॉजिक। ओके, चलो नेक्स्ट, और थिंक विदाउट इट। हाउ मेनी सेकंड्स इन टोटल आर देयर, हाउ मेनी सेकंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स। ओके, एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकंड्स। तो चलो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेकंड्स। उसके बाद मिनट, सेकंड के बाद क्या है, मिनट। उसके बाद आर, उसके बाद डेज, उसके बाद वीक। क्लियर है, बाकी तो कुछ। कितना सेकंड होता है भाई, तो एक सेकंड में तो एक ही सेकंड होगा। 60 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 3600 सेकंड, और एक दिन में, तो एक दिन में 24 घंटा, यानी 24 × 3600। और एक सप्ताह, 1 वीक में, थोड़ा सा इसको इधर लिख ले रहा हूँ, वीक। तो एक सप्ताह में 7 दिन, एक दिन में 24 घंटा और 1 घंटा में 3600 सेकंड। ये सारी वैल्यू लिख लिया। और ये क्या है, सब एक्स 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 है, तो एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो लास्ट में एक्स रहेगा, तो ऑप्शन से काम करेंगे, सब में लास्ट में एक्स है, ठीक है। लेकिन अब देखो सबको ऐड करोगे तो सबसे लास्ट में 1 ऐड होगा, यानी यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, यानी ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब एक ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। ठीक है, अब किसी एक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, तो 0 0, 36 को 4 से, तो 36 दूना 72 और 72 दूना 144 के लिए 4 हासिल 14। फिर 36 दूना 72 और 10 82 और 4 83 के लिए 6 हासिल 8।
मतलब 8 कर ही लो और फिर इसको 7 से गुना करना है। 0 0 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 7 6 42 एंड 2 44 कैरी 4 8 7 56 एंड 4 60 1 2 3 4 5 6 इस 6 डिजिट में आ रहा है, मैक्सिमम वाला 6 है ना, अब इसमें ऐड करोगे तो 6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद x है और यहाँ पर 6 डिजिट के बाद x है, मतलब ये भी गया, हमारा आंसर डी है। एग्जैक्ट सबको कैलकुलेट करके जोड़ने की जरूरत नहीं, जोड़ के करोगे तो इतना ही है। तो आप ऐसे आइडिया भी लगा सकते हो, आपको आइडिया लगाना खूब सिखाया है मैंने। ओके, Z परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन X डिड, यानी Z को कितना मिला है, जितना भी X को मिलेगा उससे 8 ज्यादा। P एंड Q टुगेदर परचेज 21, यानी P प्लस Q टुगेदर 21। Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P, यानी P माइनस Q इज इक्वल टू 5। Q Q कैंसिल, 2P इज इक्वल टू 26, P इज इक्वल टू 30। हमारे पास कितने लोग हैं, P Q X Y Z। तो P का वैल्यू हमको 13 मिल गया, Q का वैल्यू हमको Q का कितना मिल जाएगा, P 13, देन Q 13 एंड 8 21 8, सॉरी Q का कितना हो जाएगा 8। फिर X, तो देखो अभी तो Z का मिला ही नहीं, आगे चलो। X एंड Y टुगेदर, X प्लस Y इज इक्वल टू 28। P परसेंट 5 नोटबुक्स मोर देन X, तो 5 नोटबुक्स मोर देन X, यानी X प्लस 5, देन X इज इक्वल टू P माइनस 5, और P की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8, यानी X का भी आ गया 8। अब हम ढूंढेंगे Y का, तो X प्लस वाई इज इक्वल टू 28, ये 28 वैल्यू दिया हुआ है और X का हमें पता चल गया कि 8 है, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 28, देन y इज इक्वल टू 20। y कितना कर लेगा 20। तो जब हमको x का पता चल गया है, x का कि 8 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं कि 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। z कितना कर देगा 16। पूछा क्या है, इफ each book is price 40 then what is the total cost of all the notebooks। तो टोटल कितने बुक खरीदे गए हैं, तो देखिए 8 and 16 and 16 32 and 20 52 and 10 62 and 65 टोटल बुक्स खरीदे गए हैं और एक बुक का कीमत कितना है 40 रुपए। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 5 जा 20 कैरी 2 4 6 जा 24 इंटू 2600, ये 2600 रुपया कुल खर्च हुआ होगा। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a person X wants to distribute some pens among 6 children A B C D E and F। ओके, ठीक है भाई, 6 बच्चे हैं A B C D and suppose A gets twice the number of pens received by B। B को जितना मिला है इससे इसको दोगुना मिलना चाहिए। ओके, 3 times that of C, C का 3 गुना मिलना चाहिए। 4 times that of D, D का 4 टाइम into 4, 5 times that of 6, that of E and 6 times that of F। भाई इसका 5 टाइम और इसका 6 टाइम है, तो 2 3 4 5 6। अब फिर पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन X should be by so that the number of pens each one get is an even number। कि भाई इवन नंबर में आना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ, ये X कौन है, एक आदमी है, वो पेन इस तरीके से बांटना चाहता है, तो कितना पेन खरीदे, तो सबका एलसीएम ले लो 5 6, एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 60। कि लेट मिनिमम नंबर ऑफ पेन रिक्वायर्ड इज 60। हमने अज्यूम किया लेट मिनिमम नंबर ऑफ पेन रिक्वायर्ड इज 60 पेन।
तो क्या 60 पेन अगर ये खरीदेगा तो पॉसिबिलिटी बनती है? कैसे कैसे चेक करते हैं कि 60 डिवाइडेड बाई 6 यानी 10, कि एफ को 10 पेन मिला होगा, है ना? तो इसका 6 टाइम है ये, ए के पास 60, मतलब लेट ए हैज 60 पेन, ए के पास 60 पेन कलम मान लिया हमने। तो इसके पास 10 होगा तब उसके पास 60 होगा, इसके पास 12 पंजे 60 12 होगा तो उसके पास 60 होगा, इसके बाद 15 4 जा 60 और ये 20 और ये 30, उसके पास 60 है। देखो फुलफिल करेगा डेटा को, है ना? बट क्वेश्चन ने एक लाइन और बोल के सब कुछ मामला ये कर दिया है कि सबको इवन नंबर में मिलना चाहिए। देखो सबको इवन नंबर में मिलना था लेकिन इसको ऑड मिल गया, यानी 60 पेन परचेज करने, 60 पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन यहाँ से कितना हो जाता है ये भी देख लो। ये टोटल नंबर ऑफ पेन हो जाएगा 60 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10, ये 7 6 एंड 3 9 एंड 2 11 12 13 14 147। देखो 147 आपके ऑप्शन में भी है लेकिन यहाँ पे ये ऑड आ गया तो नहीं हो सकता। आप इसको इवन करने के लिए क्या करेंगे, इस सब को डबल करना पड़ेगा, यानी इसके पास 120, इसके पास 60 यानी 60, इसके पास 40, डी हैव 30। देखो ये डबल करने के साथ इवन हो गया, फिर ये 24 एंड ये 20, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि 147 का डबल कर दो, अब 120 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 24 प्लस 20, देखो सबके पास इवन नंबर में है और 20 का 6 टाइम, इसका 5 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम। ओके, ऐड करेंगे तो ये आया 4, 2 and 6 8 and 4 12 and 3 15 and 2 17 and 2 19, carry 1 294 is correct। तो 294 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। फिर से ये डेटा सफिशिएंसी खूब पूछा है इस बार डेटा सफिशिएंसी। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट, आपको मैंने बताया था कि डेटा सफिशिएंसी जब भी पूछता है इसका मतलब वो आपसे कई चैप्टर का या फिर उस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख लेता है, आपको पता है कि नहीं, और वैसा ही ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी। तो उतना भी आसान नहीं है कि ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि हाँ मुझे मैथ आता है, मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी या फिर मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना। कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, ठीक है, एज फाइंड करना है। देखो एज चैप्टर से है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था फिर से कहूंगा कि ये हूबहू 90% डेटा के साथ क्वेश्चन मेरे क्लास से है। मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। मनीषा एंड हर मदर, ये कितनी छोटी है, 24 ईयर। कब? मनीषा इज मतलब एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मनीषा इज 24 ईयर यंगर। तो व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, इससे मनीषा का एज फाइंड नहीं किया जा सकता, अकेले स्टेटमेंट 1 एज नहीं दे सकता। स्टेटमेंट 2, 5 years later, 5 year later the ages of Manisha and her mother will be in the ratio of 3:5। Manisha and her mother 3:5। In units, Manisha is 2 unit less at 2 unit younger। ओके, तो इससे भी मनीषा का एज पता नहीं चलेगा, यानी स्टेटमेंट 2 अलोन अकेले ये एज नहीं बता सकता। बट आफ्टर मिक्सिंग 1 and 2 दोनों के अकॉर्डिंग देखो कि 5 साल के बाद मनीषा 2 यूनिट छोटी होगी और वर्तमान में 24 साल छोटी है। तो 5 साल के बाद कितनी छोटी रहेगी, 24 + 5 29। यही एज इट इज लाइन मैंने बोला था, आपको समझाया था कि एक ही कॉन्सेप्ट होता है एज में कि अगर आज या उम्र के किसी भी पड़ाव में एक बार एज का डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो वो ताउम्र चेंज नहीं होता।
ठीक है। अगर आज मैं किसी से 24 साल छोटा हूं तो 1 साल बाद भी 24 साल छोटा रहूंगा, 5 साल बाद भी 24 साल छोटा था, और 10 साल पहले भी 24 साल ही छोटा था। ऐसे भी बोलता है कि किसी के बर्थडे पर वो 24 साल छोटा है लड़का अपने पिता से, 5वें बर्थडे पर 24 साल छोटा है, तो 10वें बर्थडे पर भी 24 साल ही छोटा रहेगा। तो यहाँ भी 2 यूनिट की वैल्यू 24 ईयर, देन 1 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर, देन 3 यूनिट की वैल्यू 12 3 जा 36 ईयर। कि मनीषा 5 साल बाद 36 की होगी, लेकिन वर्तमान में कितनी की, 5 माइनस कर देंगे 31 की। क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, तो 31 की आ गई। कब, जब दोनों को हमने मिक्स किया तब। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, तो ज्यादा अच्छा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। चलो आगे, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नन डिजिट्स। ठीक है, ए बी सी अलग अलग है और जीरो नहीं है। सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और कोई भी जीरो नहीं है। फॉर्म बाई ए बी सी विदाउट रिपीटेशन, रिपीट भी नहीं करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप, फिर भी डेटा सफिशिएंट। द 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 1332, और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 1888। 3 डिजिट का सबसे बड़ा और 4 डिजिट का सबसे छोटा, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू। हम इसको 1 2 3 असम कर ले, द नंबर्स आर ए बी सी। तो फिर एक के बाद 2 3 और 3 2 यही बन सकता है। फिर 2 को आके रखेंगे तो 1 3, और फिर 2 को रख के 3 2 1। उसके बाद 3 को हमने फेस किया, और फिर 3 1 2, और फिर 3 को फेस किया 3 2। ये नंबर पॉसिबल है, बाकी कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 and 2 5 and 3, 5 and 3 8, 8 and 1 9 and 2 11, 1 12, carry 1, 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 and 1 7 and 3 10, 10 and 3 13, carry 1, 1 and 1 2, 2 and 1 3, 2 5, 5 2 7, 7 and 6 13 1 3। देखो ये 4 डिजिट का नंबर है। अब ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो भाई ये सभी नंबर से अगर हम ऐड करें तो 1332 आ रहा है, लेकिन इसमें से आप किसी एक को भी कम कर लो, 1332, ये x का वैल्यू आया। और ये ए बी सी तो कुछ भी हो सकता था ना, हमने तो 1 2 3 रखा। आप a प्लस बी प्लस सी आप कुछ भी रख सकते थे, 2 3 4, तो और बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिलती है। अब इसको रिपीट कराते, या फिर कोई 8 9 10 रख लेता तो इसको रिपीट कराता। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये x की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग लॉजिक दे देते हैं कि इसमें से यही तक जोड़ो तो क्या होगा, तो वो गलत होगा। ये तो ऑलरेडी सारे पॉसिबल वैल्यू को ऐड करने के बाद ये 4 डिजिट में आया, और ये लिस्ट वैल्यू है। इसके बाद आप कोई भी नंबर लेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, यानी द 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू x इज 1, ये करेक्ट है। अब 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, कि 3 डिजिट में इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो भाई इस सभी का हमने अगर ग्रेटेस्ट भी लेते हैं, सबसे बड़ा वाला, तो किसी एक को भी लेंगे ना, तो 8 9 10, या फिर 10 नहीं 7 8 9 ये हो सकता है, या फिर 9, ये तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 डिजिट में तो इसका आएगा ही नहीं। तो देखो वो भी बता देता हूँ 3 डिजिट के लिए, कि आप 123 सबसे स्मॉलेस्ट है, 124 125 126 127 128। अगर आप इनको ऐड करोगे ना, ये क्या है, सब स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हमने 3 से 9 तक ले लिया, अब 9 से आगे नहीं जा सकते। तो इस सब का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करा दो। 42 कैरी 4 7 4 18, 882 आएगा। 888 किसी भी सूरत में नहीं आएगा, कुछ भी करके। ठीक है, तो 2 गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था मजे का।
लेकिन हमने ये चीज आपको निकालना हूबहू क्लास में सिखाया था कि आप सबका सम क्या लें। ठीक है, चलो हमने 2 डिजिट का भी किया था, विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन, सब कुछ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक विच हैज अ 3 डिजिट पिन। न्यूमेरिक लॉक है, इस पे 3 डिजिट पिन। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7, 1 2 3 5। देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये पिन है, ये है लेफ्ट, ये है राइट, लेफ्ट टू राइट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। कोई भी 2 डिजिट होगा ना, उसके बीच का डिफरेंस 2 होगा, एटलीस्ट, कम से कम। तो हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट मतलब इससे कितने सारे पिन बनाए जा सकते हैं, यही बोला है। तो हम क्या करें कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी लेफ्ट वाला सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, फिर उससे छोटा छोटा। तो देखो 7 हमने सबसे बड़े नंबर को लगा रखना, उसके बाद 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, तो 7 5 और 3, ये एक पिन की पॉसिबिलिटी। उसके बाद फिर 7, 7 माइनस 2 5। ओके, और उसके बाद 7 के बाद 5, और 5 के बाद हम 2 रख सकते। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट बोला है, एटमोस्ट नहीं बोला। एटलीस्ट मतलब कम से कम दो, उससे ज्यादा कुछ भी रख सकते, तो 2 हो सकता है। फिर 7 के बाद 7 5 1 भी हो सकता है। अब तो सारी पॉसिबिलिटी 7 5 से रिलेटेड खत्म। लेकिन अब आप कैसे पिन बना सकते हो, 7 के बाद 4 भी तो ले सकते हो, और 4 के बाद 2 लेना होगा। फिर 7 के बाद 4, जब 2 लोगे तो 1 भी ले सकते हो। ठीक है, 7 से हो गया 7। अब फिर 7 और 3 भी ले सकते हो, और 3 के बाद 1 ले सकते हो। ठीक है, तो 7 से रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम 6 को ग्रेटेस्ट डिजिट एज्यूम करके पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो 6 के बाद 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। ओके, फिर 6 4 6 4 2 लेफ्ट रख लिया, तो फिर 6 4 1 भी रख सकते हैं। ओके, फिर 6 3 रख सकते हैं हम, 6 3 1। फिर 6 2 नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाद स्पेस नहीं है, तो हो गया। फिर 5 से रिलेटेड 5 माइनस 2 3 माइनस, और 5 2 अब नहीं रख सकते, तो यही पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 एंड 4 10। देयर आर 10 पॉसिबल वे टू क्रिएट द पिन। ओके, 10 तरीके से हम पिन बना सकते। देयर आर 8 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो एक ये सर्कल है, देखो इसमें क्लास लिखा हुआ है, वैसे बहुत जगह क्लास लिखा हुआ था। ये क्लास लिखने का मतलब कि 90% से भी ज्यादा डाटा मैच करना। इक्वल डिस्टेंस पॉइंट ऑन अ सर्कल, 8 इक्वल डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, how many right angle triangle can be drawn using the points as vertices and taking the diameter as one side of the diameter related। तो मैंने आपको जो मेंशन ये ज्योमेट्री पढ़ाई थी उसमें ये चीज तो बताया था, तो बहुत कम ज्योमेट्री पढ़ाई थी, ज्यादा नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये चीज बताया था कि किसी भी सर्कल के डायमीटर से आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एंगल बनाते हो, ये क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सर्कल के वन साइड कितने हुए, 3, तो इस साइड भी कितने होंगे, 3। 3 ट्रायंगल, एंड इस साइड भी 3, टोटल कितने होंगे, 6 ट्रायंगल। ओके, कि भाई से 6 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे एक डायमीटर से। ओके, तो 8 पॉइंट है, देखो अलग अलग कितने पॉइंट है, 8, तो 2 पॉइंट से एक डायमीटर बना, तो इससे कितना बन जाएगा, 6। ये भी तो डायमीटर है, तो 4 पॉइंट हो गया, तो इससे भी 6, इससे भी 6, ये भी जो डायमीटर है, तो इससे भी 6, और फिर ये भी डायमीटर है,
इससे नीचे, तो 6 इंटू 4 या फिर 6 इंटू 24 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, 24 मैन, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। 24 मैन एंड 12 वोमेन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, यानी चलो 30 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे तो वैसे ही लिख लिया, कैन डू अ वर्क इन 30 days. Okay, in how many days can 12 men and means plus 24 women can do the same work? देखो आपको और बेस और एंड बेस पढ़ाया था, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसका इक्वेशन के लिए एक और इंफॉर्मेशन चाहिए था, तब हम मैन और वुमेन को इक्वेट कर पा रहे थे। यानी डेटा यहाँ वाला डेटा नहीं है, तो क्या कहेंगे? डेटा इनएडिक्वेट टू ड्रॉ द एनी कंक्लूजन। ओके, ये इसका आंसर नहीं देता। 58 व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन अब इतना, इसको आप क्या करोगे? ये भी डेटा मैच है कि 91 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99, इसको किससे करना है? 0.26। मैंने आपको रिमाइंडर में पढ़ाया था कि इसको घटाने से क्या रिमाइंडर बचेगा, और वहां ये भी बताया था कि अगर एक भी नंबर, एक भी जगह अगर डिविजिबिलिटी मिलती है, यानी रिमाइंडर 0 मिलता है, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वही क्वेश्चन है इस बार 91 टू 99। मैंने आपको क्या बोला था कि 11 इंटू 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 14 व्हाट विल बी द रिमाइंडर, या फिर डिवाइडेड बाई 13 का 13 से 13 कटा 0। तो इसमें देखो कोई कट रहा है क्या? 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 9 जा 117 117 and 9 126 फिर 7 और 13 7 13 से हुआ, और 97 से देखो 97 कट के 0, यानी रिमाइंडर 0, ध्यान रखना। तो यहां से जैसे ही इसको ये डिविजिबल हुआ तो रिमाइंडर 0 आया, तो सबका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा कि कोई भी एक कटा तो काम खत्म। ओके, वो बहु क्लास में था। Consider the following statement in respect of a rectangular sheet of length 20 centimeter and breadth 8 centimeter. ये रेक्टेंगुलर सीट है, और मैंने यही क्वेश्चन आपको क्यूब कटिंग में बताया था कि कैसे कैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप ऐसे ऐसे काट के क्यूबिकल शेप में कट रहे हो, और कितने क्यूबिकल शेप कटेंगे। सेम क्वेश्चन क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्टिवली, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट, इट इज पॉसिबल टू कट द सीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट, एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर सीट का चाहिए, तो 8 है, तो इधर से भी हम 8 ले सकते हैं ना, 8 बाई 8, तो ऐसे कर ले, 20 है, तो इधर से भी 8, तो 8 बाई 8 का एक स्क्वायर हो गया, फिर ये भी 8 बाई 8 का एक स्क्वायर हो गया, तो 8 8 16, अभी और भी 4 बचेगा ना, तो ये है 4 बाई 8। ठीक है, कि 8 एंड 16 एंड 4 20 हो गया, ये 8 का था ही, तो यहाँ से 2 स्क्वायर मिल चुका है। कितने स्क्वायर आपको मिल चुके हैं? 2 स्क्वायर, ये एक स्क्वायर और ये एक स्क्वायर, बट ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसको भी तुम यहाँ से काट सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर हो गया 4 4 4 का, ये आधा आधा काटा हमने, इधर से भी 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी स्क्वायर, तो एग्जैक्टली 4 स्क्वायर में काट सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं बोला कि 4 इक्वल साइज स्क्वायर, एग्जैक्टली इंटू 4 इक्वल स्क्वायर, तो बिल्कुल कट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू कट द सीट इनटू 10 रेक्टेंगुलर सीट ऑफ इक्वल एरिया, बिल्कुल काट सकते हैं इसको भी। कैसे? ये 20 सेंटीमीटर का है, तो 4 5 जा 10 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 5 पार्ट में बांट दिया। ये कितने कितने का है? 4 4 4 4 4, और ये कितने का है? 8 का है। तो अब इसको कट करो, आपको बताया था कि रेक्टेंगल को अगर हम डायगोनली कट करते हैं तो ये इक्वल इक्वल साइज का 2 ट्रायंगल देगा, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 इक्वल एरिया का ट्रायंगल मिल चुका है, यानी ये भी सही है, यानी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, इसको तो 99% डेटा मैच कहेंगे। नेक्स्ट, 70% ऑफ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y। एक नंबर y है, y में हम x का 70% ऐड कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो जा रहा है, देन सम बिकम्स 165% वैल्यू ऑफ y, y का 165%। ओके, व्हेन 60% ऑफ, एक और कैलकुलेशन है, 60% ऑफ द नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर z, यानी z में x का हम 60% ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देन सम बिकम्स 165% वैल्यू ऑफ z, z का 165% मिलेगा। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो 100 से 100 कैंसिल। अब हमारे पास क्या आएगा, y प्लस 70x इज इक्वल टू 165y। ओके, देन 70x इज इक्वल टू 165y माइनस y, x इज इक्वल टू 70x इज इक्वल टू 164y, यानी x इज इक्वल टू 164 एंड y इज इक्वल टू 7। ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, और z प्लस 60x इज इक्वल टू 165z, और ये 60x इज इक्वल टू 165z माइनस z, यानी 60x इज इक्वल टू 164z, x इज इक्वल टू 164 एंड z इज इक्वल। अब देखो x, y और z का वैल्यू, x का वैल्यू 164 यहाँ भी है और x का वैल्यू 164 यहाँ भी है, यानी रेशियो इम्प्लीमेंट हो गया। ये दोनों की वैल्यू 164 यहाँ से मैच कर गई, इसका मतलब y का वैल्यू जो यहाँ है 70 वही रहेगा, और z का वैल्यू जो यहाँ है 60 वही रहेगा। तो क्या हो गया, z इज स्मॉलेस्ट, y इज ग्रेटर देन z एंड x इज ग्रेटेस्ट, इज z y x। तो z x y नहीं, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, z इज लेसर, y इज ग्रेटर देन z एंड x इज ग्रेटेस्ट, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, थोड़ा सा सोल्यूशन था। 64, टू कैंडिडेट्स x एंड y contested an election, 80% of voters cast their vote। फिर क्या पूछा, वोटिंग, let total number of voters in voting list। ये 100% डेटा मैच। ओके, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है क्लासरूम में, ये यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप परसेंटेज सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पाथ IAS अकेडमी सर्च करें तो मिल जाएगा, और पहला या दूसरा एक क्वेश्चन यही होगा। ओके, वोटर लिस्ट 100, 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट। ओके, 80% ऑफ 100 इज 80, लिख देते हैं, ये क्या है, कि 80% लोगों ने वोट दिया, एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट, कोई इनवैलिड नहीं, देयर वाज नो नोटा, तो किसी ने भी नोटा भी नहीं दबाया, यानी दोनों कैंडिडेट के फेवर में गया। नोटा ऑप्शन, x गॉट 55% ऑफ द वोट्स कास्ट, वोट कास्ट ये है, इसमें से x है, और x को मिलेगा 56 एंड वोन बाई 1440 वोट्स। भाई 80 का 56 इसको मिला, तो y को कितना मिलेगा, तो पहला x है तो दूसरा को हम y मान लेते हैं, कि y को मिल जाएगा 44% ऑफ 80, और अब x जीता है 144 वोट से, 14440 वोट से ये जीत गया है, यानी इसको ज्यादा नंबर। तो भाई 80 का 56% कितना होता है, तो आपको मैंने उल्टा बताया था कि 56 का 80% निकालो, नहीं, ये 56 का 80%, तो कैसे निकालोगे, तो 10% 5.6, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 8 6 48, कैरी 4, 8 5 40 एंड 4 44,
यानी 44.8 वोट इसको मिला होगा, और इसको कितना मिल जाएगा, तो 44, 80 का 44% निकालना है, या 44 का 80% निकाल दो, तो 10% 4.4, देन 80% 8 से मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32 एंड 3 30.2। देखो दोनों को जोड़ोगे तो 80 वोट हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 45 एंड 5 50 एंड 3। तो अब यूनिट्स में कितना ज्यादा इसको मिला, तो 8 minus 2 is 6 and 14 minus 5 is 9, 3 minus, यानी 9.6 यूनिट वोट से ये जीत। ओके, तो हम कह सकते हैं 9.6 is equal to 1440। देन क्वेश्चन ने क्या पूछा, नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट, तो 100%, 100% या फिर 100 यूनिट इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाई 96, और ये डेसिमल के लिए 10 का मल्टीप्लाई, फिर 100 के लिए 100, तो ये 12 8 जा एंड 12 12 जा, ओके, और ये 15 8 जा, यानी 30/50, 15,000 टोटल नंबर हो गया, 15,000। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट when divided by anyone, ठीक है, यानी 1000 से जस्ट वन, और ये किसी से 6 9 12 3 80 लिव्स रिमाइंडर 3, ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही मिलना चाहिए, यानी इससे बड़ा नंबर कौन है, यानी इस सब का एलसीएम सबसे पहले लेना होगा, और उसमें 3 प्लस कर देंगे, और देखते हैं कि वो एलसीएम 1000 से ऊपर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस सब का एलसीएम हम कैसे फाइंड करें, तो देख लो, 6 9 12, तो 6 का मल्टीपल 12 अवेलेबल है, 9 का 18 अवेलेबल है, यानी हमें सिर्फ 12 15 और 18 का एलसीएम, इसका क्या हो जाता है, 6 5 द 30, अच्छा भी और कटेगा, 2 2 द 5 एंड 3 5 द 15, 15 2 द 30, 30 2 द 60, 63 द 180, यानी 180। अगर इस सबसे कटाने के बाद रिमाइंडर 3 चाहिए था तो 180 प्लस 3 कर दो, या फिर अब 1000 से बड़ा चाहिए तो 180 को इतने टाइम मल्टीपल करो कि 1000 से बड़ा हो जाए, तो 180 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 से बड़ा वैल्यू दे, तो हम 6 टाइम में करके देखते हैं, तो 6 टाइम करते हैं, अगर 200 होता तो 5 टाइम कर लेते, लेकिन नहीं है, कम है, तो 6 टाइम, 0 6 8 जा 48, कैरी 4 6 1 6 4, 1080, कि 1080 भी वो नंबर है जिसको आप 6 9 12 15 और 18 से डिवाइड करोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, बट रिमाइंडर 3 चाहिए, यानी 1080 जोड़ 3, यानी 1083, 1083 हमारा करेक्ट है, एज इट इज पढ़ाया है बच्चों, एलसीएम एचसीएफ का वीडियो रिकॉर्डेड भी है, ठीक है, 90% अबव डेटा मैच है, डेटा भी था यही वाला, ठीक है, रिमाइंडर 3 नहीं था, कुछ और था। लेट P be a 2-digit number and Q be the number consisting of same digit written in reverse order. Okay, if P into Q, if P into Q is equal to 2430, then what is the difference between P and Q? Okay, जैसे P be 2-digit number, P क्या है, एक 2 डिजिट का नंबर है, यानी कोई एक नंबर होगा, and Q be the number consisting of same digit written in reverse order,
क्यू क्या है, वाई एक्स है। इसको ऐसे समझते हैं कि एक्स वाई क्या है, कि अगर ये 34 है तो ये 43 है, अगर ये 45 है तो ये 54 है। ठीक है, ऐसे ये पी है तो ये क्यू है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है सेम डिजिट, टू डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट, दोनों में सेम डिजिट ही होना चाहिए। ठीक है, रिटन इन रिवर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। बस आपको या तो आप उस पूरे के पूरे पैटर्न को फॉलो करो, जो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स दो नंबर होगा ना, उसको सॉल्व करो, या फिर थोड़ा सा आइडिया ले लो। यहाँ से डिफरेंस पूछा कि ये आपको हिंट कर दिया है कि P और Q का वैल्यू ये 2430 होना चाहिए। तो 2430 होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पर जीरो आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट पर जीरो कैसे आता है, 10 के मल्टीपल से या 5, कि 5 इवन नंबर के साथ मल्टीपल करे तो आ जाएगा 10। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि यूनिट डिजिट पर तो 5 ही होगा, जो भी नंबर आएगा ना P और Q का, P और Q ये एक्स वाई है ना, और ये वाई एक्स है, तो वाई एक्स है कि या तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कोई भी इवन नंबर है, या तो यहाँ पर इवन नंबर है, या तो यहाँ पर कोई भी 5 नंबर है, तो यहाँ पर 5 है। यही पॉसिबिलिटी है, और आगे वाले में कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसा डेटा मान के चलते हैं कि क्या क्या हो सकता है। कि देखो 15, तो इधर 51, तो 51 को 10 बार करोगे तो 510 होगा, और फिर आधा यानी 7.5, लगभग 750, 800 के आसपास जाके खत्म हो जाएगा। 2400 तक पहुंचना है, यानी 1.5 तो नहीं होगा। मैं आइडिया लगाता हूँ कि किसका प्रोडक्ट इतना आ जाए, बस वही आंसर हो जाएगा, धड़ से आंसर हो जाएगा। कि अगर यहाँ पर 25, और ये भी देख लो ये 1 क्या है, 1 इवन नहीं है, तो ऐसे ही नहीं होगा। तो 25 और 52 ये हो सकता है, इवन इवन है, ये हो सकता है। तो अब देखो इस दोनों का प्रोडक्ट उतना आ रहा है क्या, तो 52 इंटू 25, तो 25 टू जा 50, कैरी 5, 25 5 जा 125 एंड 5 130, 1300 भी आया, नहीं काम हुआ। तो फिर क्या हो सकता है, 35 और 53, तो ये तो ऑड नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा, 45 और 54, ये हो सकता है। अब इसको करके देखते हैं, तो 45 4 जा, तो 45 टू जा 90, 90 टू जा 180, 0 कैरी 18। अब 45 5 जा, तो 180 प्लस 45, 225 प्लस 18, 225, 225 प्लस 18, 13, और ये 4 और ये 2, 243, 240, मैच कर गया ना। यानी ये नंबर क्या है, पी और क्यू, कि पी यहाँ पर ये एक्स वाई अब मिल गया, ये तो इसके सहारे कि ये क्या होगा, ये अगर 45 होगा तो ये 54 होगा, और ये 54 होगा तो ये 45 होगा। तो रिवर्सिंग ऑर्डर और प्रोडक्ट भी इसका 2430 आ रहा है, मतलब यही नंबर है। तो अब ये क्या था, क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो ये पी है, ये क्यू है, तो 54 माइनस 45 कितने का डिफरेंस है, ये 49 का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल, या फिर थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, क्वेश्चन को समझो, काम हो जाएगा। बाकी आपको इस फॉर्मेट से जाना पड़ेगा कि नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई, और उल्टा करने पर 10y प्लस एक्स, इसको p और इसको q ऐसे मान के सॉल्व कर लो, फिर आ जाएगा। ऐसा तो कई बार आपको पढ़ाया, सेम क्वेश्चन ये भी, इसको भी कहेंगे क्लास से। Consider the following statement in respect of two natural number p and q such that p is a prime number and q is composite number. प्राइम नंबर क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, पी प्राइम नंबर। हम लिख लेते हैं कुछ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5 7 7 11 13 17 19 86। ओके, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को क्या कह रही है, क्यू। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कौन सा कंपोजिट नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जो है 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 9 10, 11 के बाद 12, 13 के बाद 14, 16, 17, 18, 19, 20,
N21 N21, चलो ठीक है, आप समझ गए कि इसी तरह से आगे चलता रहेगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब क्या पूछा है, अब स्टेटमेंट पे ध्यान रखते हैं। कंपोजिट नंबर वन, स्टेटमेंट वन, इसको देखते हैं। P इंटू क्यू कैन बी, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, P एन ऑड नंबर, P इंटू क्यू ऑड नंबर होगा क्या, तो देखो 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 9 7 जा 63। हाँ भाई, ऑड नंबर हो सकता है, मतलब सही है। कैन भी मतलब कहीं भी किसी भी तरह से हो जाए। फिर Q डिवाइडेड बाई P कैन बी अ प्राइम नंबर, Q डिवाइडेड बाई P, क्या ये प्राइम नंबर होगा, तो Q यानी 4 से 2 को, 4 को 2 से डिवाइड करो बाई 2, 2 तो प्राइम नंबर है, होगा। फिर 6 को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 3 प्राइम नंबर है। अब 6 को 3 से डिवाइड करो, 2 प्राइम नंबर है। यहाँ पर भी कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, एक बार भी अगर होता है तो होगा, यानी ये भी सही है। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर, ऐड करके देखते हैं। 4 प्लस 2 6 प्राइम नहीं है, 6 प्लस 2 8 प्राइम नंबर, तब से एक बार देख लो 10 प्राइम नंबर है, 9 एंड 2 11 होगा, 9 प्लस 2 11 इज प्राइम, एक बार भी आ गया होगा। ऑल थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पढ़ना जरूरी है, यानी ऑल थ्री आर करेक्ट। तो प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा है, हर बार पूछा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू कंटेनर्स, इसमें तो एक ही बार मिलाना है, मैंने तो आपको 2-3 बार भी मिलाना बताया था, एक बार वाला भी बताया था, ओके। और 100 लीटर पे बताया था, इसमें 100 ml है। देयर आर टू कंटेनर एक्स एंड वाई, ये है एक्स और ये है वाई, ये कंटेनर्स है। एक्स कंटेन 100 ml ऑफ मिल्क, आपको बोला था ना कि प्योर मिल्क रखा हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी इसमें मिल्क है 100 ml, हमने 100 लीटर कह लिया था। एंड वाई कंटेन्स 100 लीटर ऑफ वाटर, इसमें है वाटर, कितना, 100 ml। 20 ml ऑफ मिल्क एक्स इज ट्रांसफर टू वाई, इसमें से 20 ml मिल्क निकाला गया तो बचा कितना, 80 ml, ओके। ये क्या है, मिल्क, प्योर मिल्क, और ये 20 ml इसमें ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, 120 ml, बट ये हो गया मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ओके। अब फिर क्या बोला गया है, आफ्टर मिक्सिंग वेल, इसको अच्छे से मिक्स किया गया, आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml of the mixture in Y is transferred back to X, ठीक है। फिर से इसमें से 20 लीटर निकाला गया एंड 20 ml, और इसमें 20 ml ये मिला दिया गया, तो फिर से ये 100 ml बन गया, बट ये 100 ml का मिक्सचर है, और ये भी 100 ml बन गया, बट इस बार ये भी 100 ml का मिक्सचर है, किसका किसका, दूध और पानी का। तो अब देखो कि इसमें कितना प्योर मिल्क, तो 80 लीटर तो प्योर मिल्क था, 80 लीटर स्टार्टिंग में। अब इसमें से 20 लीटर मिक्सचर आया है, तो उस मिक्सचर में दूध कितना आया और पानी कितना है, तो इसमें देखो 100 और 20, 100 में 20 मिक्स किया गया है, मैं रफ कैलकुलेशन कुछ कर लेता हूँ कि 100:20, यानी 5:1 का रेशियो होगा, कि वाटर 5 होगा तो मिल्क 1 होगा, तो 5 एंड 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर, ठीक है, क्योंकि 20 लीटर इसमें आया है ना, और ये 5 और 1 के रेशियो में आया होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 3 जा 2 10 जा, ये 10/3, 3 3 जा 9, 3.33 लीटर, ठीक है। ये 3.33 लीटर इसमें मिल्क आया होगा, तो ये 100 है, तो इसमें मिल्क कितना आया, 3.33, यानी 83.33 इसमें मिल्क आया है,
तो पानी कितना आया होगा, तो बाकी का पानी होगा ना, ठीक है। 5 यूनिट, तो 5 3 जा 15, ये 16.6, इसमें वाटर कितना होगा 16.67, देख लो, ये हो गया, इधर देगा तो 17 और फिर 80, ये वाटर किसमें, एक्स में, कंटेनर एक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिल्क है इतना और फाइनली वाटर है इतना। अब हम कंटेनर वाई की बात करें, एक कंटेनर वाई में क्या क्या है, तो कंटेनर वाई में तो वाटर मिल्क था और मिल्क, तो देखो ये 100 ml है, तो इसमें से मिल्क इधर कितना ट्रांसफर हुआ है 3.33 ml, है ना। तो इधर मिल्क कितना रह गया होगा, इधर मिल्क रह गया होगा, जब 20 लीटर आया और फिर ये 20 लीटर उधर ट्रांसफर हो गया, तो मिल्क इधर बच गया होगा 3.33 ml। समझिए इसको कि इस ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये पता चल गया कि इसमें पहले 80 था, 80 में इधर से 20 आया, तो 20 में वो पानी के साथ मिल के आया है, तो पानी 16.67 है, और मिल्क दूध कितना है 3.33, तो पूरा दूध कितना हो गया इसमें प्योर वाला 83.33, और वाटर इतना होगा। तो इसका इतना पानी इधर ले लिए और अपना इतना दूध उधर दे दिए, तो इधर मिल्क बचा होगा जो पानी को रिप्लेस किया है 16.67, तो पानी कितना बचा होगा, तो पानी ये टोटल 100 ही है, तो इधर पानी बच गया होगा 83.33 ml। क्लियर है कि जो इधर दूध है वो इधर पानी है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ m denotes the proportion of milk in x, x में मिल्क जितना है उसको m डिनोट कर रहा है, and n denotes the proportion of water in y, वाटर कितना है y यहां, तो इसको n डिनोट कर रहा है, then which one of the following is correct, तो m is equal to n, 83.33 83.33, तो m is equal to n, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट। तो आपको दूध पानी वाला बताया था कि 20 लीटर 100 लीटर रखा है, उसमें से 10 लीटर निकाल के 10 लीटर मिला दिया, फिर प्रोसेस को एक बार और किया ऐसा वाला, और मैन्युअली, और ये भी बताया था, इस बार बस उसको मिला के और उसमें से लेके इसमें थोड़ा सा चेंज किया, तो आप लॉजिक लगा सकते हो। 100% डेटा मैच नहीं कहो, 80% तो डेटा मैच है। नेक्स्ट, अब पाई चार्ट देखो, पाई चार्ट से हमने पढ़ा था डीआई में, लेकिन इस बार फिगर नहीं दिया, फिगर आपको खुद से क्रिएट करना है, तो आपको पाई चार्ट बनाना आना चाहिए कि वो कटोरी चार्ट जैसा बना लो कि देखो इतना डिग्री इसमें आलू रहेगा, इतना डिग्री मटर रहेगा, इतना डिग्री मसाले रहेंगे, और इतना दही रहेगा, फिर मीठा चटनी रहेगा, बन गया। क्या क्या बोला है, ए बी सी डी एंड ई इन हाउस होल्ड, ए बी सी डी बी सी डी ई करस्पॉन्ड 90 50 40 एंड 75। चलो भाई, ये बी सी डी ई, बी 90 डिग्री 50 डिग्री, भाई अब ये बड़ा छोटा मैच नहीं होगा क्योंकि पहले मैंने बना लिया था इसलिए, नहीं तो आप अच्छे से ही बना सकते हो 45 डिग्री, एंड ये कितना होगा 75 डिग्री। तो अब ए कितना बचेगा, ए, तो अब टोटल सेंट्रल एंगल कितने का होता है 360 डिग्री होता है ना। अब इस सबको आप ऐड कर लीजिए, तो ये कितना बचा, इसको देगा 80 एंड 4 120 120 एंड 50 170 170 एंड 90 260, यानी 100 डिग्री का ए रहेगा। हो गया। अब क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए, यानी ये 100 डिग्री है, 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, कितना है 360, यानी ये आ गया 9 4 जा 36 और 25, यानी 250 अपॉन 9%, 250 अपॉन 9%, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का सीसेट हर बार से ठीक था, और ठीक इसलिए था क्योंकि लास्ट ईयर के पैटर्न को, लास्ट 2 ईयर के भी पैटर्न कर सकते हो, उसको फॉलो किया है। नेक्स्ट देखो, फिर से क्वेश्चन क्लास से, ओके
इसको देखो, ये क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ऐसे क्या है 13 इंटू 14 इंटू 15, और इसको आप ये तोड़ दिया 3 टू द पावर m इंटू n में। तो आपको क्या चाहिए इसमें से, कि 3 का मल्टीपल कितना है। हमने तो 5 का मल्टीपल पढ़ाया था ना, कि 1 से 100 तक को कैसे करो। तो शॉर्टकट अगर आपके दिमाग पे आ रहा है तो आप 15/3 करो, वहां 5 से भाग दे रहे थे, तो 3 पंजे 15, 5 3 से बड़ा होगा तो 5 को एक बार और भाग दे दो, तो 3 एकम 3, 5 और 6 m टू द पावर 6 आंसर हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट भी देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर मिसिंग क्या है, क्या क्या नहीं है, और 5 6 7 8 9, 3 कहाँ है, 3 वन टाइम है, बाकी 3 यहाँ मिलेगा, 3 इंटू 2 फैक्टराइज कर लो, फिर 9 में मिलेगा 3 इंटू 3, फिर 15 में मिलेगा 3 इंटू 5, देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम 6, 3 टू द पावर m, तो m की वैल्यू पूछा है, यानी 3 टू द पावर m क्या है कि m का पावर 6 हो जाएगा, यानी 6 बार m मिलेगा, बाकी जो भी मिले n मिले, यानी यहाँ से 3 को एक्सट्रैक्ट करना था। हमने आपको 5 को एक्सट्रैक्ट करना सिखाया था, 3 को नहीं सिखाया था, मैं ये मानता हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि वही क्वेश्चन है, 5 को करना है या 3 को करना है, एग्जैक्ट तो मैच नहीं करा सकते ना, यूपीएससी है। छत्तीसगढ़ में करा दूंगा, 80% कराया हूँ, ध्यान रखना सीजीपीएससी में। बाकी यहाँ पर मतलब कराया हो, इसका मतलब ये है कि चीजों को देखें, पैटर्न को समझें, एक्सपीरियंस का बेनिफिट लें। इतने वर्षों से हम सीजीपीएससी और यूपीएससी को पढ़ा रहे हैं, तो हम पैटर्न को देखकर हमें ये आइडिया हो जाता है कि चलो सभी तो क्वेश्चन सभी टाइप तो रिपीट नहीं करेगा, बट एक सर्टेन पैटर्न को रिपीट करेगा, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया जाता है, आप मेहनत करते हो और रिजल्ट आपको मिलता है ना। लेकिन खुशी हमें होती है, क्योंकि आप देख लो कोई भी टीचर, ये बहुत ही अच्छी बात एक स्टूडेंट ने ही मुझसे बोला था, अभी वो सीजीपीएससी में ऑलरेडी ऑफिसर हैं, कि शिक्षक तो अपने छात्रों में ही जी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन मैंने, आप याद करो, पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में भी आया था, कि इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। क्या मेथड है, कि एक तो आप सबका डिफरेंस चेक करते जाओ, फिर डिफरेंस चेक करो, सबसे लास्ट में जो आएगा उससे वैल्यू फाइंड कर लो, वो भी बताया था। दूसरा आपको स्क्वायर सीरीज बताया था, क्या है 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर इसमें भी करो, इसमें क्या होगा कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, 4 + 8 12 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, देखो 36 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, ये 12 6 12 3 1 4 242, नहीं गलती हो गया 5 252 सर, 252 ऑप्शन, ठीक है। और मैं दूसरे मेथड की, ये इजी था इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, ये भी बताया था, ये भी, ये तो ऐसे वाला सीजीपीएससी में पूछा था, कि दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 10, यहाँ से डिफरेंस 24, यहाँ से डिफरेंस 6 और ये 44, और यहाँ से डिफरेंस 0 70, अब यहाँ से डिफरेंस नहीं पता, ओके। फिर यहाँ से डिफरेंस देखो 14, फिर यहाँ से डिफरेंस 20, फिर यहाँ से डिफरेंस 24 एंड 6 26, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ से डिफरेंस 6, यहाँ से भी डिफरेंस 6, अब यहाँ से गाड़ी को आगे बढ़ा दो, कि भाई यहाँ से 6 तो यहाँ का भी 6 होगा, तो 26 + 6 देखिए 12 कितना 32, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 32 ले लेगा ये, तो 70 + 32 कितना होता है 2, 102। अब 150 में 102 ऐड करो, 150 में 100 252, 252। अब किसी भी तरीके से आंसर ले सकते हो, बस आपका दिमाग काम करना चाहिए। मैंने रीजनिंग में बताया था, ये
अब बोलोगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का वीडियो मैं अलग से लेके आने वाला हूँ, यहाँ पर क्यों ले लिया? मैथमेटिकल टर्म था, ले लिया। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? बहुत ही बेहतरीन है। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? होल नंबर, बट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और जीरो इज आल्सो इंटीजर। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? 1 2 3। सबसे पहले क्या कहेंगे? 1 2 3। इसको चेक करते हैं। लेट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी एक पॉसिबिलिटी मिल गई। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो सकती है -1 0 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, और -1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी मिल गई। और भी क्या हो सकता है? तो 1 2 3, ये माइनस में भी जा सकता है, -1 इंटू -2 इंटू -3, कितना हो जाएगा? -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 -6, और -1 प्लस -2 इंटू, सॉरी, प्लस -3, ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस -2 प्लस -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी -3 माइनस, दैट मीन्स माइनस। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। ओके, कि जिसका प्रोडक्ट और सम दोनों सेम है ना। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फॉर्म 0xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिविजन? ठीक है, 0.xy, number of numbers where x and y are distinct non-zero numbers, यानी ये क्या क्या हो सकता है? डिस्टिंक्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, यानी 9 टाइम्स, यहाँ पर 9 टाइप्स या 9 पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ कोई भी एक यूज हो गया तो इसके लिए एक कम, यानी 8 ही बजेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन दोबारा आया, 9 8 जस्ट 72 पॉसिबल। ये कोई भी एक यूज करोगे तो बाकी 8 के लिए इधर ऑप्शन रहेगा, फिर ये यूज कर लोगे तो बाकी 8 के लिए इधर ऑप्शन रहेगा, तो 72 पॉसिबल। और लास्ट, द एवरेज वेट, यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन एवरेज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन और सेम आंसर में। द एवरेज वेट ABC is 40 kg, then sum of ABC is equal to 40 into 3, यानी average into number is equal to sum 120. The average of B, E and D, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सम ऑफ बी डी इज 42, वहां पे टेम्परेचर था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का, इंटू 3 126, ये तो एकदम सेम था, यही था 42 इंटू 3 126 ही था। एंड द वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ ABCDEF? देखो यहां से हम लिखेंगे तो A, और एक चीज ध्यान रहे, अभी अभी क्वेश्चन में बोला कि F इज इक्वल टू B, तो किसी भी एक B को हम F से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जब B को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस, यहाँ पे B आएगा, B को छोड़ रहे हैं, प्लस D प्लस E। ठीक है, अब जब हमने रिप्लेस किया है तो इस B की जगह क्या लिख रहे हैं? F, ध्यान रखना। तो ABCDEFDE हो गया, ABCDEF ऐसे भी हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस सब का सम, इसी सब का तो सम यहाँ पर है, कितना है? 200
246, ये 642, 240। तो अब क्या पूछा है, एवरेज में, तो ये 6 डेज का है, तो एवरेज इज इक्वल टू 246 डिवाइडेड बाई 441, ये उससे भी आसान। तो ये रहा सीसेट का मैथमेटिकल पार्ट। अब कुछ पार्ट जो रीजनिंग वाले हैं उसको आप दूसरे वीडियो में देखिएगा, तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखो ये वीडियो मैंने पहले ही लिख दिया है कि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेरीज के लिए आप ज्वाइन कीजिए पाथ आईएएस एकेडमी। ये फोटो किसी भी टीचर और स्टूडेंट के लिए यही होता है, सबकी तमन्ना होती है आईएएस बनना और रैंक लाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है।